हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कर्णव पंचाल हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं ऑर्थोपेडिक में भी जॉइंट रिलेटेड स्पेशलिस्ट जो भी सर्विसेज होती है जैसे कि आर्थ्रोस्कोपी है, स्पोर्ट्स इंजरीज है और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से उसका स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं अहमदाबाद में एसजी हाईवे स्थित एपिक हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। आज हम जानेंगे कि जोड़ों में जो सबसे कॉमनेस्ट बीमारी है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि संधिवा बोलते हैं, वो एक्चुअली संधिवा क्या होता है। अगर स्टैटिस्टिक्स वाइज देखे जाए तो उम्र के साथ साथ संधिवा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो शरीर में जो भी जॉइंट्स है उसमें सबसे पहले जो संधिवा से अफेक्ट होता है वो नी जॉइंट होता है और उसके बाद क्रमशः हिप जॉइंट और हमारे स्पाइन के जॉइंट्स अफेक्ट हो सकते हैं। ये आखिरकार ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है उसके समझने के लिए मैंने नी जॉइंट का मॉडल अपने पास रखा है। आप देख सकते हो कि ये हमारा नॉर्मल नी जॉइंट का मॉडल है। ये हमारी ऊपर की हड्डी है जिसको हम जांघ की हड्डी या पैर की हड्डी बोलते हैं और ये हमारी नीचे की हड्डी है जिसको हम टीबिया बोन या नीचे की पैर की हड्डी बोलते हैं। ये दोनों हड्डी से हमारा नी जॉइंट बनता है। अगर नी जॉइंट में इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आपको समझाऊं तो दोनों हड्डी के बीच में ऐसी गादी रहती है। ये गादी हर एक जॉइंट में दो होती है, एक अंदर की तरफ रहती है, एक बाहर की तरफ रहती है। ये हर एक जॉइंट में नी जॉइंट में गादी आगे से लेकर पीछे तक फैली हुई होती है। इसके अलावा आप देखोगे कि हमारी ये जांघ की हड्डी है उसका घुटने की तरफ का पार्ट है और ये पैर की हड्डी है उसका घुटने की तरफ का पार्ट है। दोनों के ऊपर एक कांच जैसी लीसी परत होती है जिसको हम कार्टिलेज यानी कि कुर्चा बोलते हैं। हम जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं उसके दौरान दोनों हड्डी के बीच में ये कार्टिलेज की वजह से एकदम फ्रिक्शनलेस घर्षण रहित मूवमेंट होती है जिसकी वजह से हमको पेन नहीं होता है। अब देखा जाए तो ये गादी का काम क्या है, तो ये गादी एक तरह दोनों हड्डी के बीच में कुशन यानी कि जंपर की तरह काम करती है। जो भी हम रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, नीचे बैठ के खड़े होते हैं, ये सभी एक्टिविटीज़ के दौरान घुटने के अंदर जर्क लगते हैं। ये गादी सब जर्क एब्जॉर्ब कर लेती है और ये कार्टिलेज को वो जर्क से जो भी डैमेज होता है उसको बचाती है। हमारी जो नॉर्मल मूवमेंट होती है नी जॉइंट की डे टू डे लाइफ में, इसके लिए ये गादी का और ये कार्टिलेज का दोनों का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये गादी की कार्यक्षमता कम होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ थोड़े बहुत रूटीन एक्टिविटीज़ में जो भी जर्क्स लगते हैं वो जर्क्स थोड़े बहुत गादी एब्जॉर्ब करने लगती है और थोड़े बहुत जर्क एब्जॉर्ब नहीं करती है ताकि और उसकी वजह से वो जर्क्स कार्टिलेज की सरफेस पे ट्रांसफ़र होता है और उसी की जर्क की वजह से धीरे धीरे एक कार्टिलेज की सरफेस में ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये जो मॉडल है वो घुटने का आर्थराइटिस का मॉडल है जिसमें कार्टिलेज की सरफेस में गड्ढे पड़े हुए हैं। ये गड्ढे पड़ने की वजह से दोनों हड्डी पे जो नॉर्मल जॉइंट में फ्री मूवमेंट होती थी उसकी जगह पे अभी दोनों हड्डी के बीच में घर्षण के साथ मूवमेंट होती है जिसकी वजह से हमको पेन होता है और इसी कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि संधिवा के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो संधिवा की बीमारी होते हैं उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो औसतन देखा जाए तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। काफ़ी सारे पेशेंट्स में 50 या 55 साल की उम्र के बाद आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही दूसरे केस में जो फीमेल जेंडर्स में यानी कि विमेन में या महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उम्र के साथ साथ महिलाओं में भी पुरुषों के तुलना में आर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। उसके साथ साथ अगर आपको यंग एज में घुटने की अंदरूनी ईजा हुई है जैसे कि अंदरूनी गादी फट गई है, अंदर जो लिगामेंट की ईजा हुई है वो हुई है या घुटने के आसपास का कोई फ्रैक्चर हुआ है और उसकी ट्रीटमेंट आपने अच्छी तरह से करवाई नहीं है, तो वो इग्नोरेंस की वजह से भी आपका आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे हम बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI बोलते हैं, यदि आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो पूरा लोड आपके घुटने पे पड़ता है और उसी लोड की वजह से आप में कम उम्र में आर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ आनुवंशिक चीज़ें हैं जैसे आपके मम्मी पापा को या आपके भाई बहन में नी आर्थराइटिस या नी जॉइंट के रिलेटेड कोई इश्यू है तो वैसे ही आप में भी नी जॉइंट रिलेटेड इश्यू होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सभी रिस्क फैक्टर्स है जिसमें हमको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने का संधिवा की बीमारी होने की संभावना रहती है। अब देखते हैं कि ये अगर आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या क्या रहता है। सबसे पहला लक्षण है पेन। जब भी आप रूटीन एक्टिविटीज़ करते हो तब आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। खास करके नीचे बैठ के खड़े होने में आपको पेन होता है या तो फिर नीचे बैठ के खड़े होने में आप असमर्थ रहते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरने में आपको पेन होता है। इसके साथ साथ जो भी आप रूटीन एक्टिविटीज़ करते हो जैसे कि आप 1.5 से 2 किलोमीटर डेली बेसिस पे चल पाते हो
तो वो पेन की वजह से आपका वॉकिंग डिस्टेंस भी कम हो सकता है। पेन के साथ साथ कई सारे पेशेंट्स में घुटनों में स्वेलिंग यानी कि सूजन भी आ सकती है। इसके साथ साथ घुटनों के अंदर कट कट या टक टक की आवाज़ भी चलते समय हो सकती है। इसके साथ साथ कई सारे पेशेंट्स अगर ये सिम्टम्स को इग्नोर करें तो धीरे धीरे आर्थराइटिस का जो ग्रेड है, वो सीवियरिटी है, वो बढ़ने लगती है और उसी सीवियरिटी के साथ साथ धीरे धीरे आपके पैर बैंड होने लगते हैं, जिसको हम डिफॉर्मिटी ऑफ लेग के नाम से जानते हैं। और उसी डिफॉर्मिटी के साथ साथ कई बार आपके घुटने की जो मूवमेंट होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये सभी लक्षण है जिससे हमको पता चलता है कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी से जूझ रहे हो। अगर आपको पता चला है और आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी है, तो उसको ट्रीटमेंट क्या करवानी चाहिए। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला एस्पेक्ट आता है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से कैसे बचे। उसमें पहला फॉरमोस्ट उपाय है कि आप अपना वज़न कंट्रोल में रखो। अगर आपका वज़न 1 किलो बढ़ता है तो आपके घुटने पे 5 किलो लोड ज़्यादा पड़ता है। तो वैसे ही अगर आप अपना वज़न 1 किलो कम कर सकते हो तो आपके घुटनों पे 5 किलो लोड कम होगा। तो वज़न कम करने से आपके घुटनों पे वज़न कम आता है और उसकी वजह से जो भी आर्थराइटिस होने की आपकी संभावना होती है वो डिले हो जाती है। तो ये सबसे पहला कारण है कि हम जो सबसे पहला ट्रीटमेंट का भाग है जिससे हम आर्थराइटिस से बच सकते हैं। दूसरा पार्ट है, अगर आपको यंग एज में नी इंजरीज हुई है, जैसे घुटने के अंदरूनी गादी की इजाई हुई है, लिगामेंट की इंजरीज हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको ज़रा भी इग्नोर नहीं कीजिए और जो नी स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसका कंसल्टेशन लेकर, उनकी सलाह लेकर आगे आप ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपको ऑलरेडी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है तो उसमें आप कई सारे मेडिसिन भी अभी अवेलेबल है, कई सारे घुटने के अंदरूनी इंजेक्शन भी हम देते हैं जिससे आर्थराइटिस की वजह से आपको जो पेन होता है वो कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ घुटने के आसपास की मांसपेशियों को सशक्त करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी रहती है, जो आपको घुटने के आसपास की मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करके आपके घुटने पे जो लोड होता है वो कम करता है। अगर आपको आर्थराइटिस बहुत ही सीवियर मात्रा में हो गया है तो उसमें हम जो घुटने का एक पार्ट का रिप्लेसमेंट, जिसको हम माइक्रोप्लास्टिक सर्जरी या यूनिकॉन्डल नी रिप्लेसमेंट करके ऑपरेशन बोलते हैं, वो आपको हेल्पफुल कर सकता है। और अगर आपका घुटना सीवियरली डैमेज हो गया है तो उसमें हम टोटल नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करके आपको पुनः आपके जो भी डेली एक्टिविटीज़ है वो शुरू करवा सकते हैं और आपका वॉकिंग वगैरह फिर से रीएस्टेब्लिश हो सकता है। थैंक यू।